मल्टीबैगर स्टॉक्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ ये देखने वाले हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स में किन बातों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अगले 10 साल के लिए मल्टीबैगर स्टॉक, तो सबसे पहले मैं बिजनेस देखूंगा। बिजनेस के बाद मैं यहाँ पर फंडामेंटल्स देखने के साथ ही साथ कंपनी के ये देखूंगा कि स्टॉक में गिरावट हुई है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क्संस लिमिटेड, अब ये मार्क्संस आज के समय की कंपनी है या पहले से सस्टेन करती आई है, ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे 2005, 2007, 2009 कंपनी के प्राइस में क्या मूवमेंट हुई है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस इसका क्या रहा है एंड फंडामेंटल्स कैसे रहे हैं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें अगर हम समझते हैं और प्राइस में जब गिरावट हुई होती है तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर जाकर कहीं ना कहीं से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए, ये गारंटीड नहीं होता है कि कोई भी स्टॉक आगे चलकर मल्टीबैगर ही बनेगा, लेकिन जिन बातों का ध्यान हमें रख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती है उन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं अगले 2-3 मिनट में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब यहाँ पे मार्क्सन आप देखिए तो 2008 में करीब 30 रुपए का था। 2008 के बाद जो गिरावट हुई तो यहाँ पे 2012 तक 1.5 रुपए के आसपास आ गया। 1.5 रुपए का प्राइस किसी भी कंपनी का, अब ये लगेगा कि कंपनी बंद हो जाएगी। कई सारी कंपनियां तो एनसीएलटी में जाके सॉल्वेंसी जाके खत्म भी हो गई, लेकिन 1.5 रुपए के बाद से अब देखिए तो फिर से 30 रुपए, क्या यहाँ पे 30 रुपए के ऊपर सीधे सीधे 100 रुपए 2015 में पहुंच गया। अब 2015 में भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन हुआ था, राइट। यहाँ पे भी आपको एक करेक्शन देखने को मिला, 100 रुपए से सीधे सीधे फिर से 32 रुपए पे आ गया। लेकिन जब 32 रुपए से ऊपर गया तो यहाँ पर आप देखिए तो 2023 आते आते 150 रुपए, और यहाँ पर आप देखिए तो 2024 आते आते 350 रुपए। तो 1.5 रुपए से 350 रुपए, 1.5 रुपीज से 350 रुपीज। अब ये क्या मल्टीबैगर नहीं हुआ? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि टेक्निकली तो चलती है कंपनियां, टेक्निकल लेवल्स हम देखते हैं कि हाँ भाई इनमें गिरावट हुई है 50%, 60% की। लेकिन जब 50-60% की गिरावट हुई होती है तब फंडामेंटल्स को कैसे जज करते हैं, ये आगे के 3 स्टॉक्स जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि ये सब हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जस्ट इन केस अगर आप S4R पर अभी तक नहीं है तो S4R पर जरूर से जरूर आइए, क्योंकि हम यहाँ पर डार्क कवर क्लाउड क्या हुआ, ड्रैगन फ्लाई क्या हुआ, लॉन्ग लेगेड डोजी क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर क्या हुआ, ये सब डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए, 2 बातें होती है, एक तो होता है कि फंडामेंटल्स कंपनी के। अब फंडामेंटल्स कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के स्ट्रांग रहते हुए भी स्टॉक प्राइसेस में गिरावट होती है। अब जब गिरावट होती है तो कहाँ पे जाके पॉइंट से रिवर्जन कर सकता है, ये सब चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलती है। तो ये सब चीज़ें भी हमें कोरिलेट करना आना चाहिए, ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि टेक्निकली कहाँ पे जा रहा है कंपनी और फंडामेंटली कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस जो कंपनी है, राइट, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिजनेस जब हम स्टडी कर रहे हैं तो ये सब स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है करंट आईटी कंपनियों के लिए, खासतौर पे भारत की आईटी कंपनियों के लिए, क्योंकि भारत की जो आईटी कंपनियां मोस्टली क्या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट, एंटरप्राइज लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेयर आ रहा है बीच में, उनको कितनी अच्छे तरीके से अडेप्ट करती हैं, एंड साथ ही साथ जो लेगेसी इनके एजेंटिक सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कैसे ये मॉडिफाई करती हैं एआई लेयर को यूज करने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जो एआई बेस्ड सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी है, राइट, 2030 तक करीब करीब $400 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे एआई सर्विसेज लेड एक्सपेंशन के स्कोप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो करीब करीब 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द एआई एडॉप्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स जो हैं, क्यूए टेस्टर्स जो हैं, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट जो हैं, या इवन ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो हैं,
उनकी जॉब कहीं ना कहीं से जाते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये डिक्लाइनिंग आईटी जॉब्स हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ नए अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 170 मिलियन नए जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ये टैलेंट डिमांड जो है लेगेसी रोल से कहीं ना कहीं से हाई ग्रोथ एआई स्किल्स रोल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जहां पे नीरसता यहाँ पे दिख रही कि 92 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं, वहीं पे दूसरी तरफ अपकमिंग आईटी जॉब्स जैसे कि डाटा एनोटेटर हो गया या एआई लीड्स हो गया या फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स हो गए, एआई इंजीनियर्स हो गए, इन सब की करीब करीब 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडॉप्शन है इन्फोसिस जैसी कंपनियों का, वो कैसा रह रहा है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इन्फोसिस है करंटली, इट प्रोवाइड्स एआई सर्विसेज टू 90% ऑफ द लार्ज 200 क्लाइंट्स। जो इनके मेजर क्लाइंट्स जहाँ पे इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एडॉप्शन क्या ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्फोसिस के अगर फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 32%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, डिविडेंड यील्ड 4.5% के आसपास है, डेट टू इक्विटी है ही नहीं, 0.10 के आसपास है। तो कल को अगर पैसा खर्च भी करना हुआ इन्फोसिस को, तो ऐसे में ज़्यादा प्रेशर डेट का नहीं रहेगा। पेट्रोस की स्कोर 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 11.5% के आसपास रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 14 का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम पिछले 4-5 सालों का ही सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स था, 19,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 2026 में 1,78,000 करोड़ हो गया और ये बढ़ के यहाँ पे करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है पर्टिकुलर कंपनी का। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग अपनी कम की है जून 2026 के क्वार्टर में। हालांकि पब्लिक शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे देखें तो थोड़े बहुत FIIs DIIs भी कम होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरी कंपनी की यहाँ पे बात करें तो दूसरी कंपनी कौन से सेक्टर की है? दूसरी कंपनी है यहाँ पे केमिकल सेक्टर की। अब देखिए PCBL लिमिटेड को लोग किस नज़रिए से देखते हैं? इसका बिजनेस जब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सिर्फ कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन कंपनी ग्रेजुअली स्पेशलिटी केमिकल्स और एडवांस्ड मटेरियल की तरफ मूव कर रही है। ऐसे में ये समझना और सीखना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इसके बिजनेस सेगमेंट में 10, 15, 20 सालों तक क्या ग्रोथ का स्कोप है, क्योंकि अगर हमें पता रहता है कि बिजनेस ग्रो करेगा तो फिर वहाँ पे एनालिसिस करना बनता है। ठीक है, तो सो ऑल इन ऑल यहाँ पे ईवी इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है, टायर डिमांड लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, तो ऐसे केसेस में जो बिजनेसेस इन सब के लिए काम कर रहे हैं वहां पर लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स भी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो PCBL 6th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है ग्लोबली, 4th लार्जेस्ट स्पेशलिटी ब्लैक प्रोड्यूसर है ग्लोबली। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम PCBL के फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.5% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.5% है, डिविडेंड यील्ड 1.79% के आसपास है, डेट टू इक्विटी हालांकि 1.25 है, पेट्रोस की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12.5% के आसपास रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 61 के आसपास देखने को मिला। अब अगर आप ध्यान देंगे, वापस चले हमारे चार्ट पर, तो ये चार्ट हमने आपको दिखाया था। ये चार्ट दिखाने का मकसद मेरा क्या था? चार्ट देखिए, चार्ट में हमें 2 चीज़ें दिखती हैं, एक तो प्राइस का मूवमेंट दिखता है, ऊपर से हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। अब RSI वगैरह हम जब लगा लेते हैं तो वहाँ पे हमें समझने में आता है कि भाई ओवर बॉट जोन में है या ओवर सोल्ड जोन में है। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो हम वहाँ पे देखते हैं PE रेशियो। अब PE रेशियो का मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, इसका रेशियो होता है, राइट। अब अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ पा रही है लेकिन प्राइस बढ़ जा रहा है। मान लीजिए प्राइस पहले 100 का था, अर्निंग पर शेयर 5 का था, तो PE 20 का था। अब प्राइस बढ़ के 400 का हो गया, अर्निंग पर शेयर अभी भी 5 का है, तो PE 80 का हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में जब अर्निंग्स नहीं बढ़ पा रही है कंपनी की लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आगे चल के प्राइसेस को गिरना हो, राइट। तो यहाँ पे
प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2021 में करीब 2600 करोड़ का सेल्स था, ये बढ़ के 8000 करोड़ का हो चुका है 2026 में। यहाँ पे 314 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, लेकिन ये कम होता हुआ दिखाई दिया, मात्र 200 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक रिसेंटली बढ़ाया है, 53% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 28% के आसपास पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 16% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरी स्टॉक है, तीसरी कंपनी जो है वो एक यूनिक टाइप ऑफ बिजनेस होल्ड करती है। अब देखिए आजकल क्या डिमांड बढ़ रही है, डाटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बढ़ेगा, जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये जो अनंतराज लिमिटेड है, राइट, यहाँ पे आप देखिए तो डाटा सेंटर्स के साथ ही साथ इनके रेसिडेंशियल बिजनेसेस प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ होटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं एंड IT पार्क्स एंड ऑफिस स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ प्लॉट एंड विला प्रोजेक्ट्स भी इनके पास देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट, उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए चाहिए होता है स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल स्टेट, राइट। अब यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, क्लाउड के लिए कहीं ना कहीं से फिजिकल डाटा स्टोरेज तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि क्लाउड कहीं हवा में है, उड़ते हुए बादलों में आपका डाटा सेव हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। ये एक फिजिकल लोकेशन होता है जहाँ पे आपका डाटा सेव होता है, उसे हम क्लाउड कहते हैं। तो अनंतराज लिमिटेड डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है, करंटली कहाँ पे है, 5-10 साल बाद कहाँ पे हो सकती है, ये कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और यही अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि 5-10 सालों में क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अनंतराज का 11% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.17% के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी मात्र 0.12 है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 32.5% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 40 के आसपास देखने को मिल रहा है, PG रेशियो 0.73 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 2022 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 462 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, 53 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। ये करीब करीब 6 गुना बढ़ के 2512 करोड़ के आसपास नेट सेल्स हो चुका है एंड ये भी करीब करीब 10 गुना बढ़ के यहाँ पे 560 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्स बढ़ती हुई रहनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई रहनी चाहिए। तो ये हमने हिस्टोरिकल डाटा देखा है, अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, राइट। मल्टीबैगर जरूरी नहीं कि हर कंपनी हो, बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम अनंतराज में देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़े बहुत प्रमोटर्स यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिए हैं, 57% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 27% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 15% के आसपास हमें FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे 3 स्टॉक डिस्कस किए, इन्फोसिस, AI एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल थीम, PCBL स्पेशलिटी केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग एंड अनंतराज डाटा सेंटर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, मल्टीबैगर स्टॉक्स पहले से लिखे नहीं होते हैं। मल्टीबैगर वो कंपनीज बनती हैं जिनका की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, जिनका की मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन सही से करता है, जिन कंपनियों का डेट कंट्रोल में रहता है एंड इन्वेस्टर्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे बाई करके पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में होने चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इन तीनों स्टॉक्स में से कोई स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है ये भी आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।